हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोस, जहां आज हम विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट के एक्ट 2 का सीन 1 समझेंगे। इस प्ले की एक जनरल समरी और एक्ट 1 की समरी मेरे चैनल पर पोस्टेड है। अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगी। इस सीन में जो है एक्ट 2 का सीन 1, कई सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस सीन के कैरेक्टर्स को देखें तो वो है अलोंसो, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नेपल्स का राजा है। गोंज़ेलो उसका मिनिस्टर, एंटोनियो प्रोस्पेरो का भाई, सेबेस्टियन अलोंसो का भाई, दूसरे लॉर्ड्स जैसे फ्रांसिस्को और एड्रियान भी मौजूद हैं। एक्ट 2 सीन 1 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। आपने शायद इन पॉपकॉर्न के बारे में सुना होगा जिनका नाम है एक्ट 2। अब आप सोच सकते हैं ये पॉपकॉर्न है, लेकिन इनका नाम एक्ट 2 क्यों है? दोनों में क्या रिलेशन है? मूवीज़ में एक्ट 2 वो वाला एक्ट होता है जब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी शुरू होती हैं, और पॉपकॉर्न यूजुअली हम मूवीज़ देखते टाइम खाते हैं, और कई बार लोग पॉपकॉर्न्स तब ज़्यादा खाते हैं जब वो बिल्कुल मूवी को घुस कर मज़े लेकर देख रहे हों। तो एक्ट 2 जहाँ पर चीज़ें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, पॉपकॉर्न से रिलेटेड है, इसीलिए इस ब्रांड का नाम एक्ट 2 रखा गया है। हालांकि मुझ जैसे लोग तो मूवी शुरू होने से पहले ही पॉपकॉर्न खाना शुरू कर देते हैं। खैर, एक्ट 2 से मतलब होता है वो सीन, वो एक्शन जहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो और प्ले धीरे धीरे खुलना शुरू हो। हालांकि मूवीज़ से टर्म ज़्यादा जुड़ा है, लेकिन एक्ट 2 और जो एक्ट 3 होते हैं प्लेस के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ 5 एक्ट सिस्टम है शेक्सपियरियन प्ले में, तो एक्ट 2 और एक्ट 3 को आप वो वाले सीन समझ कर चलिए जहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएँ होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और आप बिल्कुल ही बंध जाते हैं। तो आइए इस सीन की समरी हम समझते हैं। एक्ट 2 सीन 1 में स्टोरी आइलैंड के दूसरे पार्ट पे शिफ्ट होती है। यहाँ गोंज़ेलो किंग अलोंसो को उसके सन के खोने पर कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि हर रोज़ कोई ना कोई, जैसे किसी सेलर की वाइफ और मर्चेंट्स, हमारे जितने ही दुखी होते हैं। तो दुखी होना अपने आप में कोई नई बात नहीं है, हमारे जैसा दुख बहुत लोगों को होता है। इसी दौरान एंटोनियो और सेबेस्टियन गोंज़ेलो और दूसरे लॉर्ड्स की बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके जोक्स कुछ इस तरह हैं कि हाँ हाँ भाई, ये सही बात है, सही बात है, इस टाइप के जो सरकास्टिक जोक्स होते हैं। उन लोगों में फर्डिनांड और दूसरे लोगों को लेकर कोई भी चिंता नहीं समझ में आती, और वो ऐसे जोक्स मारते हैं कि आपस में शर्त लगाना, अब ये बोलेगा, देखना देखना, अब ये बोलेगा, अब कुछ ये बोलेगा, इस तरह से। और अगर आप केवल उन जोक्स को पढ़ेंगे अगर टेक्स्ट में, तो वो थोड़े फ़नी भी हैं। गोंज़ेलो और एड्रियान आइलैंड की सुंदरता को प्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रशंसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं एंटोनियो और सेबेस्टियन उस चीज़ को भी आपस में काट रहे हैं। वो कहते हैं कि कितनी सुंदर खुशबू आ रही है यहाँ पे, तो एंटोनियो और सेबेस्टियन कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ, इतनी सुंदर खुशबू है कि ऐसे जैसे कि इस आइलैंड के लंग्स सड़ गए हों। गोंज़ेलो अलोंसो की बेटी क्लैरिबेल को डीडो से कंपेयर करता है। क्लैरिबेल कौन है? क्लैरिबेल अलोंसो की बेटी है और वही इंसान है जिसकी शादी से ये लोग लौट रहे थे शिप पर, जहाँ ये टेम्पेस्ट की चपेट में आ गए। तो गोंज़ेलो कहता है किसी बात पर कि क्लैरिबेल डीडो है, कार्थेज की एक महिला थी, बहुत सुंदर थी, और वर्जिल नाम की एक राइटर, रोमन राइटर हैं, उनके वर्क द एनीड में उसका जिक्र आता है। ये सीन दिखाता है कि उन लोगों में से कोई भी घायल नहीं हुआ है और किसी भी तरह की चोट किसी को नहीं आई है। तो इससे पता चलता है कि प्रोस्पेरो जो टेम्पेस्ट लाया था वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, जब उसका पर्पस कुछ और है। वहीं पर यह भी बताया जाता है कि उन सब के क्लोथ्स तक बिल्कुल भी वॉश नहीं हुए हैं, उनका कलर नहीं उतरा है इतनी देर पानी में रहने के बाद भी, बल्कि वो और भी ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं।
अलोंसो अफसोस जताता है कि उसने अपनी डॉटर क्लैरिबेल की शादी इतनी दूर ट्यूनिस जो कि अफ्रीका में है क्यों की, क्योंकि इसी सफ़र के कारण वो इस हालत में पहुंच गए हैं और फर्डिनांड भी शायद खो चुका है। अलोंसो सोचता है कि पता नहीं कौन सी फ़िश ने उसके प्यारे बेटे को खा लिया होगा। फ्रांसिस्को जो कि एक लॉर्ड है, वो कहता है कि उसने फर्डिनांड को देखा था कि कैसे वो लहरों के खिलाफ तैरते हुए और बड़े ही बहादुरी से पूरी सिचुएशन का सामना कर रहा था। इसी मौके पर सेबेस्टियन अलोंसो को ब्लेम करता है कि उसने क्लैरिबेल की शादी इतनी दूर अफ्रीका में क्यों की, जबकि उसे उसकी शादी यूरोप में ही करनी चाहिए थी जहाँ से वो लोग खुद बिलोंग करते हैं। गोंज़ालो उससे कहता है कि अपनी बात कहने के तरीक़ों को थोड़ा सॉफ्ट और जेंटल बनाए। गोंज़ालो उसी दौरान जो कॉमनवेल्थ का उसका आइडिया है, यानी एक देश को कैसा होना चाहिए, यहाँ पर शेक्सपियर ये दिखाते हैं कि कैसे एक आइलैंड पर आके, जो कि एक नई जगह है, वहाँ पर लोगों के दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं अपनी सोसाइटी को लेकर, क्योंकि सोसाइटी जैसी बन चुकी है हम उसको नहीं बदल सकते। लेकिन एक ऐसी जगह जो कि नई लगती है, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ पर नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी को रहना चाहिए, कैसे उस पर राज किया जाना चाहिए, लोगों का बिहेवियर और उनके राइट्स कैसे होने चाहिए। तो यही सोचते हुए गोंज़ालो कहता है कि उसके राज्य में अगर उसे एक राज्य बनाने को दिया जाए तो कोई भी अनइक्वल नहीं होगा, कोई भी काम नहीं करेगा, सब अपनी ज़िंदगी शांति से बिताएंगे। गोंज़ालो की इस बात को भी एंटोनियो और सेबेस्टियन मजाक में उड़ा देते हैं। सब लोग सो जाते हैं सेबेस्टियन और एंटोनियो को छोड़कर। एंटोनियो सेबेस्टियन को अब कुछ समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें किंग अलोंसो यानी अपने भाई को मर्डर कर देना चाहिए ताकि राजगद्दी तुम्हारे हाथों आ जाए। इस पर कहीं ना कहीं सेबेस्टियन कन्विंस होने लग जाता है। एंटोनियो कहता है क्योंकि फर्डिनांड और अलोंसो के बाद इस गद्दी पर क्लैरिबेल का अधिकार है, लेकिन क्लैरिबेल तो इतनी दूर ब्याही हुई है, वो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकती, तो तुम मौके का फ़ायदा उठाओ सेबेस्टियन और राजगद्दी अपने नाम कर लो। सेबेस्टियन पूरी तरह एंटोनियो की बात से कन्विंस हो जाता है। एंटोनियो और सेबेस्टियन डिसाइड करते हैं कि एंटोनियो खुद अलोंसो का मर्डर करेगा और सेबेस्टियन गोंज़ालो को ठिकाने लगाएगा। लेकिन उसी दौरान एरियल जो कि वहाँ से प्रॉस्पेरो ने भेजा होता है, वो सीन में आ जाता है और वो इनविजिबल है, वो किसी को दिख नहीं रहा। और जब एंटोनियो और सेबेस्टियन गोंज़ालो और अलोंसो को मारने वाले होते हैं, तब वो गोंज़ालो के ईयर्स में एक गाना गाता है जिससे गोंज़ालो उठ जाता है। अलोंसो और बाकी लोग भी उठ जाते हैं। अब सेबेस्टियन और एंटोनियो को इमेजिन करिए, वो लोग अपनी तलवार बाहर निकालकर उनके सरों पर खड़े होते हैं, लेकिन अचानक से वो लोग उठ गए। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुमने तलवारें क्यों बाहर निकाल रखी हैं एंटोनियो और सेबेस्टियन। तो वो कहते हैं कि अरे वो ना एक ना लायन की आवाज़ आई हमको और बुल्स की आवाज़ आई, तो हमने उनके लिए अपनी तलवारें निकाल ली थी। तो बड़ी ही बेहुदा सी स्टोरी बना देते हैं। और गोंज़ालो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसने अपने कानों में क्या सुना था, वो क्या गाना था और वो किसने गाया था जो उसने अपने कानों में सुना था। तो जो भी हो, उस चीज़ को इग्नोर कर वो लोग फर्डिनांड को ढूंढना शुरू कर देते हैं फिर से। इस सीन का एक क्विक एनालिसिस भी कर लेते हैं। ये सीन हमें कैरेक्टर्स के बारे में और ज़्यादा जानने में हेल्प करता है। अभी तक हम प्रॉस्पेरो के थ्रू इन कैरेक्टर्स के नाम और इनकी पास्ट लाइफ्स के बारे में तो जानते थे, लेकिन ये सीन हमें इन कैरेक्टर्स के असल थॉट्स में झांकने की अनुमति देता है। अलोंसो ने पास्ट में कभी बुरे काम किए थे, लेकिन वो एक बहुत ही लविंग और केयरिंग फादर है और ज़्यादा ह्यूमेन यानी इंसानियत से भरा हुआ इंसान लगता है। वो अपनी बेटी क्लैरिबेल की शादी इतनी दूर करने को लेकर अफसोस भी जताता है। ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अलोंसो खुद को एनालाइज करने में, खुद की गलतियों को देखने में सक्षम है। यानी आगे चलकर प्रॉस्पेरो जिस भी तरह से उसको अपनी भूल याद दिलाएगा, उसमें अलोंसो उस चीज़ पर अफसोस करने और माफ़ी मांगने के लिए जल्दी आगे आ सकता है। गोंज़ालो एक बहुत ही वाइज और दयालु व्यक्ति लगता है जो अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा। एंटोनियो और सेबेस्टियन
बहुत ही हार्टलेस हैं और बहुत ही सेल्फिश यानी स्वार्थी हैं। वो दूसरों के पेन और दूसरों की तकलीफ़ों को देखकर खुद सुख लेते हैं। उन्हें ब्यूटी, आइलैंड की जो ब्यूटी है, लोगों में जो ब्यूटी है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बाय नेचर ही बहुत क्रूर हैं यानी क्रूअल हैं। आइलैंड खुद में एक कैरेक्टर जैसा है, क्योंकि वो दूसरे कैरेक्टर्स को एक सेटिंग देकर, एक अलग तरह का एनवायरनमेंट देकर उन्हें खुद के डेवलपमेंट का मौका देता है। और कन्वेंशनल जो सोसाइटी होती है उसके कन्वेंशन से बाहर निकलने का भी मौका देता है। सारी जो हियरार्कीज़ होती हैं, ये सोसाइटी में ऊपर आता है, ये नीचे आता है, वो उलट पलट जाती हैं, क्योंकि एक आइलैंड पर वो लोग आगे रहे हैं। हर कोई किसी तरह से पावर के बारे में सोच रहा है। गोंज़ालो उस पावर को अच्छी तरह यूज़ करने के लिए इमेजिन करता है अपने कॉमनवेल्थ के बारे में कि एक आइडियल देश को कैसा होना चाहिए। वहीं एंटोनियो और सेबेस्टियन भी राजगद्दी और पावर के पीछे भाग रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि उन्हें नहीं पता कि इस आइलैंड से भी वो कभी निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, आगे क्या होगा। लेकिन अभी भी उनके दिमाग में जो सोसाइटी के रूल्स हैं वही हैं कि हम गद्दी पे राज करेंगे। भले ही वो गद्दी ना रहे, लेकिन पावर की भूख उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पर अलोंसो एक जो किंग है असल सोसाइटी में, वो एक किंग तो है लेकिन विदाउट एनी किंगडम। जहाँ जिस लैंड पर वो खड़ा है वहाँ पर उसका राज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक पावर रखता है दूसरों के ऊपर, लेकिन नहीं भी रखता, क्योंकि एंटोनियो और सेबेस्टियन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसको ठिकाने लगाना चाहते हैं। लेकिन इस आइलैंड पर आइसोलेशन के बावजूद भी कई सारे यूनिवर्सल इमोशंस भी दिखते हैं, जैसे दुख, पावर, एम्बिशन, क्रूअल्टी, होप। तो ये क्वेश्चंस उठाते हैं शेक्सपियर कि किस हद तक सोसाइटी हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस आइलैंड पर कुछ चीज़ें तो बदलती हैं लोगों के बिहेवियर के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती। तो सोसाइटी का रोल क्या है? सोसाइटी क्या इन्हीं रवैयों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? अगर बनाई गई है तो उसमें फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं? इस चैप्टर के कुछ थीम्स को देख लेते हैं। पहला है यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉस। लॉस यानी किसी चीज़ को खो देना किसी के साथ भी हो सकता है, और दुनिया में हर टाइम कभी ना कभी सब लोग कुछ ना कुछ खोते हैं। अलोंसो एक राजा है, लेकिन मर्चेंट्स और सेलर्स की तरह वो भी अपनी जो प्रेशियस चीज़ है वो खो चुका है। इल्यूजन, असल में अलोंसो और बाकी सब लोग इस इल्यूजन में हैं कि फर्डिनांड शायद नहीं रहा है इस दुनिया में, लेकिन असल में फर्डिनांड बिल्कुल सही सलामत है। ये इल्यूजन प्रोस्पेरो, जो यहाँ पर एक गॉड की तरह काम कर रहा है, उसने क्रिएट किया है। फ्रेजिलिटी ऑफ सोशल हिरार्कीज़, हम सोसाइटी की हिरार्कीज़, गरीब अमीर, पावर और सप्रेशन ऑपरेशन में कितना उलझे रहते हैं, लेकिन एक चुटकी बजाते हुए ही हमें समझ आता है कि ये सब चीज़ें कितनी खोखली हैं। इस आइलैंड पर ना तो कोई राजा है और ना ही कोई रंक। हमें नहीं पता कि कौन क्या बन जाए। क्रूअल्टी या फिर डिज़ायर टू किल, इंसान में डिज़ायर टू लिव के साथ साथ डिज़ायर टू किल और क्रूरता भी बहुत ज़्यादा होती है। हम अपनी ज़िंदगी में काइंड होने के साथ साथ बहुत क्रूरता भी दिखा देते हैं कई बार, जो कि एंटोनियो और सेबेस्टियन के थ्रू दिखाई देती है। फेट, एरियल अंत में आकर गोंज़ालो और अलोंसो को बचा लेता है। ये उनकी किस्मत है जो कि कहीं ना कहीं प्रोस्पेरो डिसाइड कर रहा है। डाकू राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो ये था विलियम शेक्सपियर के बेहतरीन प्ले द टेम्पेस्ट के एक्ट 2 का सीन 1। इसके आगे के सीन्स भी हम इस चैनल पर कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल था तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर फीडबैक दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।